नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं उमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मानपूर्णा क्लासेस में। आज पढ़ेंगे हम जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं केबीएस सुपर टेट, एस टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट और एमपी टेट रीट, यानी सारी शिक्षक भर्ती में कोई भी शिक्षक भर्ती हो उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ मैंने संकलित किया है। तो आज वो क्वेश्चन देखेंगे, बारी बारी से समझेंगे। तो आइए, केबीएस एस्टेट सुपर टेट क्लासेस, मां अन्नपूर्णा क्लासेस तिरवा। ठीक है, जिन बच्चों ने और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे और शेयर करे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला यहाँ दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है। यहाँ पूछा गया, पहला क्वेश्चन दिया गया कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए दिया गया ब्रेल लिपि, ऑप्शन बी दिया गया सांकेतिक भाषा, ऑप्शन सी दिया गया यंत्र, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। ब्रेल लिपि, सबसे पहले ब्रेल लिपि को समझते हैं। ब्रेल लिपि ये क्या होती है? तो ये एक तरह की लिपि ही होती है जो पढ़ने पढ़ाने में स्पर्श करके व्यवहार में लाई जाती है, और इसका आविष्कार 1821 में फ्रांस के एक नेत्रहीन लुई ब्रेल ने किया था, और ये 6 डॉट्स बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो इनका जनक किनको जाना जाता है? लुई ब्रेल को ही जाना जाता है। तो इसका आविष्कार कितने में हुआ था? 1821 ईस्वी में फ्रांस एक नेत्रहीन लुई ब्रेल ने किया था, और इसका जनक लुई ब्रेल को जाना जाता है, लुई ब्रेल। ठीक है, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा क्या होती है? जिन बच्चों को सुनाई नहीं पड़ता है उनको सांकेतिक के भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया यंत्र, ये एक मशीनी उपकरण का ही भाग है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया था कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों को सुनाई नहीं पड़ता उनको कैसे पढ़ाते हैं? सांकेतिक के भाषा के माध्यम से। ठीक है, अब सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ दिया गया, आपकी कक्षा में एक लड़की की रुचि स्पोर्ट में है। किसमें है? स्पोर्ट में है, और वह स्पोर्ट में अपना करियर बढ़ाना चाहती है। किसमें? स्पोर्ट में ही अपना करियर बढ़ाना चाहती है। आप उसे क्या परामर्श देंगे? ऑप्शन ए, लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है। ऑप्शन बी, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे। ऑप्शन सी, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु, आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। ऑप्शन डी, लड़कियां खेलों में उत्कर्ष नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो वे शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। लड़कियां खेलों में उत्कर्ष नहीं कर सकती हैं क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। ऑप्शन ए समझते हैं, लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है। कोई भविष्य नहीं है, क्या सरकार लड़कियों को कम आंकती है और लड़कों को ज़्यादा आंकती है? इसलिए आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा सर जी। ठीक है, इसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे। उसे सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान लगाने को कहेंगे, अदर कार्यों में नहीं कहेंगे। क्या सामाजिक कार्यों में नहीं कहेंगे? इसलिए सर जी आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सर जी पढ़ेंगे, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। यहाँ दिया गया क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक लड़की की रुचि स्पोर्ट में है। ठीक, किसमें है? स्पोर्ट में है, और वह स्पोर्ट ही में अपना करियर बढ़ाना चाहती है। तो उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी भी समझेंगे, लड़कियां खेलों में उत्कर्ष नहीं कर सकती हैं क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। ये कहना गलत है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, ठीक है, और लड़के बाहर का काम करेंगे। लड़कियां मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, लड़के मोटरसाइकिल चलाएंगे। ये एक रूढ़वादिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये सर जी आपका डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा सर जी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ दिया गया है कि संज्ञानात्मक संप्राप्त का न्यूनतम स्तर है। यहाँ पूछा गया संज्ञानात्मक संप्राप्त का न्यूनतम स्तर है। तो हम बता दें, संज्ञानात्मक संप्राप्त के एक न्यूनतम स्तर होता है, एक उच्चतम स्तर होता है। ठीक, तो न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है और उच्चतम स्तर आपका होता है सर जी मूल्यांकन। उच्चतम स्तर यदि आपसे पूछ लिया जाए
तो आपका होता मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था आपसे कि न्यूनतम स्तर, संज्ञानात्मक संप्राप्त का न्यूनतम स्तर, तो आपका ज्ञान सही हो जाएगा। बोध क्या होता है? ये आत्म अनुभूति, समझ और बुद्धि से संबंधित होता है। अनुप्रयोग क्या होता है? ये कोई कार्य व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। ऑप्शन डी विश्लेषण, एक आपका विश्लेषण होता है, एक आपका संश्लेषण होता है। तो विश्लेषण समझते हैं सबसे पहले। विश्लेषण क्या होता है? जब कोई समस्या को छोटे छोटे पार्टों में भाग करके हम सीखते हैं तो ये आपका विश्लेषण होता है। संश्लेषण क्या होता है? जब छोटी छोटी समस्याओं को इकट्ठा करके हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, तो उसको संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया था कि न्यूनतम स्तर है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ दिया गया है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं, यहाँ पूछा गया एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी दबाव। तो एक समय पर जब दो विपरीत इच्छाएं होती हैं कि अब इधर जाएं या उधर जाएं, ठीक है, तो जब इंसान निर्णय नहीं दो समस्याओं के बीच में ले पाता है तो उसको द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, और इसमें बी ऑप्शन दिया गया है आपका कुंठा। कुंठा क्या होती है? जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अथक प्रयास करने के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिलती है तो उसको क्या कुंठा या भग्नाशा हो जाती है। चिंता क्या होती है? चिंता सभी लोग जानते हैं, किसी को समाज के प्रति लेकर चिंता, किसी को माँ बाप, कई प्रकार की चिंता होती थी। ऑप्शन डी दबाव। दबाव क्या होता है? व्यक्ति आत्मसम्मान पाने के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पूछा गया था कि दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा? तो द्वंद्व। इसके बारे में हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, द्वंद्व कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके डिटेल में कभी चर्चा करेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 यहाँ दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का तृतीय पद है। यहाँ पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का तृतीय पद है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, 10-15 मिनट का बनाया था, उस वीडियो को देख लेंगे तो हमें सूक्ष्म शिक्षण सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम जानते हैं, शॉर्ट में जानेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण के 6 पद होते हैं। सबसे पहला होता है योजना। क्या होता है? योजना। इसके बाद आपका दूसरा होता है शिक्षण। इसके बाद तीसरा होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्ट। इसके बाद होता है आपका चौथा पुनः योजना। इसके बाद आपका पांचवा होता है पुनः शिक्षण। इसके बाद छठा होता है आपका पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो ये आपके 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण चक्र का तृतीय पद, तो तृतीय पद आपका कौन सा हो जाएगा? प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी। प्रश्न नंबर 6 यहाँ दिया गया है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करना एवं परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन कराना। विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन कराना। ऑप्शन बी दिया गया, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन सी दिया गया है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो दबाव को कम करना एवं परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए समझते हैं, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन करना। विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन कराएंगे तो क्या दबाव कम हो जाएगा और परीक्षा में सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा, हाँ ये हाँ
काफ़ी तक हद तक ठीक है ये ऑप्शन आपका बी, क्योंकि वार्षिक यदि एक साल में और 6 महीने में कराएंगे तो थोड़ा दबाव कम होगा, और इतना ज़्यादा नहीं कम होगा, जब तक कि मतलब क्या बोलते हैं महीने महीने या साप्ताहिक साप्ताहिक परीक्षाएं कराते रहेंगे, तो उसमें जब कम अवधि के दौरान में हम परीक्षा कराते हैं तो उसमें सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, और मानसिक जो तनाव होता है बच्चों का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ वार्षिक एवं अर्धवार्षिक कुछ हद तक ठीक है, फिर भी आप ऑप्शन सी भी देखते हैं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना, तो इससे खर्चा ही बढ़ेगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सर जी। ठीक है सर जी, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा रोने डैश डैश का कारण होता है। यहाँ प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है और बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा रोने डैश डैश का कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए वियोग दुश्चिंता, ऑप्शन बी सामाजिक दुश्चिंता, ऑप्शन सी सांवेगिक दुश्चिंता, ऑप्शन डी अजनबी दुश्चिंता। तो हम आपको बता दें वियोग दुश्चिंता, सबसे पहला ऑप्शन लिखा है आपका वियोग दुश्चिंता। वियोग दुश्चिंता क्या होती है? जब नायक और नायिका का विछड़न होता है तो वहाँ वियोग दुश्चिंता होती है। जैसे आधार शास्त्री और ब्रजेश शास्त्री गाना गाते हैं कि राधा चली, जब राधा बरसाने को जाती हैं तब कन्हैया जी रोते हैं, तो उसमें गाना गाते हैं ब्रजेश शास्त्री और आधार शास्त्री कि राधा चली बरसाने श्याम हिलकी दई के रो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ वियोग दुश्चिंता है। ऑप्शन बी सामाजिक दुश्चिंता, सभी लोग जानते हो समाज के प्रति लेकर दुश्चिंता। ठीक, सांवेगिक दुश्चिंता, हाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सांवेगिक दुश्चिंता के कारण से बच्चा रो रहा। ठीक, अजनबी दुश्चिंता सभी लोग जानते होंगे, अजीब प्रकार की फीलिंग आना अजनबी दुश्चिंता होती है। ठीक है, तो सर जी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है आरटीई एक्ट 2009 में धारा 23 में किसका वर्णन है? तो आरटीई एक्ट 2009 में धाराएं कितनी है? 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय और एक अनुसूची है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि 23 में यानी 23 में धारा किसका वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए दिया गया शिक्षकों के दायित्व का, ऑप्शन बी दिया गया एसएमसी का गठन, ऑप्शन सी दिया गया प्राइवेट ट्यूशन कार्य नहीं करवाएगा, ऑप्शन डी दिया गया शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण या पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना। ठीक है, तो शिक्षकों के दायित्व का धारा 24 में वर्णन है। कितने? धारा 24 में। और माता पिता का दायित्व का तो आपका धारा 10 में वर्णन है। किसमें? माता पिता, यदि पूछा जाए कि माता पिता के दायित्व किस में वर्णन है धारा, तो 10 में वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन बी एसएमसी का गठन, एसएमसी का गठन है 21 में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। ऑप्शन सी प्राइवेट ट्यूशन कार्य नहीं करवाएगा, ये आपका धारा है 28 में वर्णन किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण या पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना, ये आपका 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया था कि आरटीए 2009 में 23 में धारा किसका वर्णन किया गया, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 यहाँ दिया गया है कि एक बालक धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखता है, धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखता है, वह बालक है, वह किस टाइप का बालक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया रजोगुणी, ऑप्शन बी दिया गया सतोगुणी, ऑप्शन सी दिया गया तमोगुणी, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए रजोगुणी, इसमें वीर पुरुष या वीर बालक आते हैं। इसमें सतोगुणी, इसमें आते हैं धार्मिक, जो धार्मिक कार्यों में विश्वास पूजा पाठ में रखते हैं, तो वो धार्मिक सतोगुणी में आते हैं। तमोगुणी क्या होता है? तमोगुणी में बच्चे आते हैं जो आलसी होते हैं और आलसी, लड़ाकू, झगड़ालू आदि, ये तमोगुणी में आते हैं।
तो यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में, एक बालक धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखता है तो वह बालक है, तो किस प्रकार का बालक है? वह बालक है सतोगुणी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 यहाँ दिया गया है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। तो ये क्वेश्चन हमारा थॉर्नडाइक से लिया गया है। ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने दो मुख्य नियम दिए थे, दो नियम दिए थे, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं। ठीक है, और गौण नियम के अंतर्गत आते हैं आपके 5। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वहीं से ये लिया गया है। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कहा गया है कि कौन सा है सबसे पहले। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया अभ्यासकार से। किससे? अभ्यासकार से। ऑप्शन बी दिया गया प्रशंसा से। ऑप्शन डी दिया गया परिणाम की अपेक्षा से। ऑप्शन डी दिया गया तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब तक किसी व्यक्ति को हम या किसी बालक को तत्पर नहीं, स्वयं के लिए जब वो तत्पर होगा तभी उसको हम कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत कौन सा है? तत्परता। जब तक तत्पर नहीं होगा कोई भी बालक या इंसान, तब तक कोई कुछ उसको कुछ सिखा नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका सर जी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी। प्रश्न नंबर 11 था, यहाँ लिखा गया था, ये क्या लिखा था? को पूर्णांक में ज्यादा अंक देता तो वह परीक्षण को किस नियम का हनन करता है? यहाँ लिखा होगा आपका कि अगर एक परीक्षक किसी छात्र, यहाँ लिखा होगा आपका, अगर एक परीक्षक किसी छात्र को पूर्णांक से ज्यादा अंक देता है, पूर्णांक से ज्यादा अंक देता है, वह परीक्षण के किस नियम का हनन कर रहा है? वो टाइपिंग मतलब एरर है, वहाँ कट गया है, तो वहाँ लिखा होगा आपका प्रश्न नंबर 11 होगा, अगर एक, क्या लिखा होगा? अगर एक परीक्षक, ठीक है, किसी छात्र को, लिखा होगा किसी छात्र, ठीक है, यही लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से यही बन रहा है कि अगर एक परीक्षक किसी छात्र को पूर्णांक से ज्यादा अंक देता है तो वह परीक्षण के किस किस नियम का हनन कर रहा है? ऑप्शन ए समझते हैं वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी मानकता। वैधता क्या होती है इसको सबसे पहले समझेंगे। वैधता होती है जिस परीक्षण के लिए हम बनाएं उसी उद्देश्य की पूर्ति करें, तो ये होती है वैधता। ठीक है, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या होती है? बार बार समान परिणाम दे तो वो विश्वसनीयता होती है। ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, सभी लोग जानते हैं क्या होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। और मानकता, तो अगर एक परीक्षक किसी किसी छात्र को पूर्णांक से ज्यादा अंक दे देता है, पूर्णांक से ज्यादा अंक दे देता है, तो किस नियम का हनन कर रहा है? तो वो मानकता का, किसका? मानकता का हनन कर रहा है। ठीक है, तो आपका सर जी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सर जी देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, यहाँ दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। ऑप्शन ए दिया गया संरचना की समझ से परीक्षा के लिए सीखना। ऑप्शन बी दिया गया रचनात्मक मूल्यांकन से योग्यता का मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया मानकीकरण से लचीलापन। ऑप्शन डी दिया गया बहुविषयकता से कठिनता। तो ऑप्शन ए समझते हैं। ए ऑप्शन ए संरचना की समझ से परीक्षा के लिए समझ, ये आपका ऑप्शन गलत लिखा है, इधर से इधर की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी रचनात्मकता, रचनात्मक मूल्यांकन से यानी योगात्मक मूल्यांकन, तो ये भी आपका गलत लिखा है। योगात्मक से किसकी ओर होना चाहिए? रचनात्मक की ओर होना चाहिए। ठीक, मानकीकरण से लचीलापन, हाँ ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, बहुविषयकता से कठिनता, ये भी आपका ऑप्शन गलत लिखा है, इसको भी इधर से इधर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सर जी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। यहाँ पूछा गया बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है ऑडिटोरियम, ठीक है, सभागार जिसको कहते हैं। खेल का मैदान, ऑप्शन सी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ऑप्शन डी दिया गया घर, ठीक है। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा सबसे अच्छा उत्तम स्थान कहाँ है, तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो आपका संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जहाँ सही हो, ठीक है। अब आइए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक उदाहरण है। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक उदाहरण है। तो सूक्ष्म गतिक उदाहरण क्या होता है, तो जानेंगे जो छोटी छोटी मांसपेशियों से सीखा गया ज्ञान या किया गया कोई कार्य, ये होता है सूक्ष्म गतिक। और स्थूल क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मांसपेशियों से किया गया कार्य या सीखा गया ज्ञान, तो ये होता है स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। तो आइए यहाँ पूछा गया था कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया फुदकना, ऑप्शन बी दिया गया चढ़ना, ऑप्शन सी दिया गया लिखना, ऑप्शन डी दिया गया बोलना, ठीक है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, लिखना। ये छोटी छोटी मांसपेशियों से, यानी लिखना क्या, छोटी छोटी मांसपेशियों से हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहाँ आपसे पूछा गया था कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण, ठीक है। और ये फुदकना और ये चढ़ना और ये लिखना, ये तीनों हमारे स्थूल गतिक कौशल में आएंगे। किस में आएंगे, स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण आएंगे, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 यहाँ दिया गया है कि यदि गैर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से एक बच्चा अंग्रेजी माध्यम में बदल जाता है तो सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया बच्चों सर जी कि यदि गैर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से एक बच्चा अंग्रेजी माध्यम में बदल जाता है तो सीखने में कठिनाई का अनुभव ये कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी दिया गया है सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण, इसके बाद ऑप्शन सी दिया गया सीखने का शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सकारात्मक कहें या धनात्मक कहें, सकारात्मक या धनात्मक एक ही बात होती है, ठीक है। तो सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण जानेंगे क्या होता है। जब कोई कार्य एक तरीके से किया गया और दूसरे तरीके में प्रयोग आ जाए या हेल्प करे तो ये होता है सकारात्मक। जैसे हम साइकिल चलाना जानते हैं, ठीक, और मोटरसाइकिल चलाना जानने लगे, तो उसने साइकिल जब हमने चलाई थी और मोटरसाइकिल बाद में सीखी जाके तो उसमें सहायता प्रदान हुई, ठीक है। तो ये होता है सीखने का सकारात्मक उदाहरण, ठीक। और इसके बाद सीखने का नकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जब कोई कार्य किया जाए और दूसरे कार्य में बाधा डाले, उसी कार्य को दूसरे कार्य में करें तो हमारे बाधा डाले, तो ये होता है नकारात्मक, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन सी दिया गया सीखने का शून्य स्थानांतरण, तो जो कोई कार्य किया जाए ना तो वो बाधा डाले, ठीक, और ना वो हेल्प करे, तो ये होता है शून्य स्थानांतरण, ठीक है। जैसे हम मैथ पढ़ाना जानते हैं या कोई टीचर ले लो वो मैथ जानता है, अब वो बाद में सामाजिक विज्ञान भी जानने लगे, पढ़ाने लगे, तो उसमें ना तो सामाजिक विज्ञान बाधा बनेगी और ना ही कुछ हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये होता है शून्य स्थानांतरण, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि यदि गैर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से एक बच्चा अंग्रेजी माध्यम में बदल जाता है तो सीखने का कठिनाई का अनुभव प्राप्त करता है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा कि नकारात्मक स्थानांतरण है, ठीक है। कठिनाई का अनुभव प्राप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी आपको मैंने समझा दिए, ठीक है। अब आइए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है थैंक्स। आपके यहाँ 15 क्वेश्चन दिए थे, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की, ठीक है। और ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। और हमें फीडबैक दे कि आपने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं, ठीक है, अच्छा लगा है कैसा लगा, ठीक है। तो वो उस प्रकार की पुष्टि दे हमें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।